जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे। अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन को आप अच्छे से फ़ॉलो कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने एग्ज़ामिनेशन के इस प्रोसेस को एन्जॉय भी कर रहे होंगे क्योंकि एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने पिछले संडे के सेशन में आपके साथ डिस्कस किए थे कुछ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेरीज को और ये क्वेरीज मेरे वेरियस वीडियोस पे मेरे फ्रेंड्स ने रेज की थी। तो मैंने लास्ट संडे को पूरा एक सेशन डिवोट किया था, उन सारी क्वेरीज को मैंने डिस्कस किया था और मैंने कोशिश की थी कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका सोल्यूशन आपको मिल सके, आपको क्लैरिटी हो सके। उसी वीडियो पे तुषार राजपूत ने एक क्वेरी रेज की है। तुषार बोलते हैं कि मेरा उत्तर प्रदेश का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, तो क्या मुझे सेंट्रल के लिए अलग से बनवाना पड़ेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है तुषार का, क्योंकि इसके पहले भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने वीडियोस के कमेंट सेक्शन के माध्यम से और मेल के माध्यम से ये पूछा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटी होती है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो क्या आपको सेंट्रल का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से डिफर करता है, वेरी करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन और आप पूरा ये वीडियो देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। दोस्तों, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कंडीशंस को समझते हैं। ये कंडीशंस बोलती हैं कि किसी भी कैंडिडेट के जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को अवेल करना चाहता है उसकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए एनुअल। तो फैमिली में कौन कौन आता है? जिसकी इनकम काउंट करनी है उसमें कैंडिडेट खुद आता है, उसके मदर एंड फादर, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन जो 18 साल से कम है, स्पाउस अगर कैंडिडेट मेल है तो उसकी वाइफ, और अगर कैंडिडेट फीमेल है तो उसका हस्बैंड, और उसके बच्चे जो 18 साल से कम है। तो इन सारे फैमिली मेंबर्स की जो टोटल इनकम है वो एनुअली 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ये तो इनकम क्राइटेरिया है फैमिली का। दूसरा क्राइटेरिया होता है लैंड और प्रॉपर्टी का। डिफरेंस क्या कहती हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट अगर है तो 100 स्क्वायर यार्ड या 900 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज में, और 200 स्क्वायर यार्ड या 1800 स्क्वायर फीट इक्वल है, डायमेंशन चेंज है, से कम होना चाहिए नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज में। तो ये कंडीशंस हो गई लैंड और प्रॉपर्टीज की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो जब सर्टिफिकेट बनेगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वैलिड फॉर द ईयर यानी वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अगर हम अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-2023, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में हम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करेंगे तो ये होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वर्ष 2022-23, तो इस वर्ष में जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा उसकी वैलिडिटी का लाइफ स्पैन होगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो ये तो वैलिडिटी की बात हो गई, एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो है 8 लाख, जो कि मैंने आपको बताया था। ये फैमिली इनकम है और फैमिली का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से मेंबर फैमिली में होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये लैंड प्रॉपर्टी क्राइटेरिया है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज में, और रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी एरियाज में। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको देखना है कि
इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कौन इशूइंग अथॉरिटी इसको इशू कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट आपको यूज करना है वो एसडीएम या डीएम लेवल से इशू होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स में वेरिएशन कहाँ कहाँ होता है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सेंटर और स्टेट में चेंज आता है वैलिडिटी पीरियड में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिडिटी पीरियड 1 साल का है। कुछ स्टेट्स है जहाँ पे वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा है। इनकम क्राइटेरिया जैसा आपने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया है, फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं जहां इनकम क्राइटेरिया और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, यानी कि जहां पे 8 लाख की बात हो रही है वहां पे 6 लाख है या 4 लाख है। लैंड और प्रॉपर्टी क्राइटेरिया, कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कि लैंड और प्रॉपर्टी क्राइटेरिया वेरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे कि राजस्थान में लैंड क्राइटेरिया नहीं है, वहां पे सिर्फ इनकम क्राइटेरिया है। और इशूइंग अथॉरिटी भी एक क्राइटेरिया है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि अगर आप स्टेट लेवल पे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यूज करना चाहते हैं तो तहसीलदार लेवल से इशू हुआ सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सर्टिफिकेट आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको एसडीएम और डीएम लेवल पे इशू कराना होगा। तो ये क्राइटेरियाज हैं जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में वेरिएशन आता है। अब हम तुषार के क्वेश्चन पे आते हैं। तुषार ने पूछा था कि यूपी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट उसके पास है, क्या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो तुषार यहाँ पे आप कंडीशंस को देखो और कंपेयर करो। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बता चुका हूँ, यूपी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की कंडीशंस को हम अब देखते हैं। जहां तक इनकम क्राइटेरिया की बात है तो ये तो सेम है, 8 लाख यहाँ भी है, 8 लाख वहां भी था। और एग्रीकल्चर जमीन की बात है तो वो भी 5 एकड़ का है, ये भी क्राइटेरिया सेम है। आवासीय फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट, ये भी सेम है। उसके बाद आवासीय फ्लैट जो कि म्यूनिसिपलिटी एरियाज में नहीं होना चाहिए, वो 100 स्क्वायर यार्ड है। और 200 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा आवासीय फ्लैट म्यूनिसिपल क्षेत्र के अलावा, यानी नॉन म्यूनिसिपलिटी एरियाज में नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो सारी कंडीशन है यूपी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट की, ये एग्जैक्टली सिमिलर है सेंट्रल गवर्नमेंट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से। तो अगर आपने स्टेट का सेट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो तुषार आप देख सकते हो कि यूपी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की जो कंडीशंस हैं वो सेंट्रल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की कंडीशन से मैच करती हैं, सिमिलर है। तो अगर आपने यूपी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो उसी आप देखिए कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है। अगर इशूइंग अथॉरिटी एसडीएम या डीएम है तो आप इस सर्टिफिकेट को सेंट्रल एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इशूइंग अथॉरिटी एसडीएम या डीएम से नीचे है तो फिर आपको सेंट्रल के लिए एक और सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इशू करवाना होगा, और वो इजीली हो जाएगा क्योंकि आपकी कंडीशंस सेंट्रल की कंडीशन से मैच करती हैं, फुलफिल करती हैं उन कंडीशन। तो तुषार, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिला होगा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं रिप्लाई करूँगा, और ज़रूरत होगी तो मैं इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मेरे और भी फ्रेंड्स ने इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस की वजह से ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अगले सेशन में आपके सारी क्वेरीज को लेके आऊँगा और उन सारी क्वेरीज को आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक very very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।